हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू राज क्लासेस। आज हम 2023 के सेक्शन बी के 4 एसेज में एंटर करते हैं। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने सेक्शन ए के 4 एसेज को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पिछले 4 लेक्चर्स 4 ऐसे ये चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष न हो। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपेंस एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक। ये भी हम लेक्चर नंबर 2 में ऐसे की सीरीज में कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, नॉट ऑल हु वंडर्स आर लॉस्ट। तो तीसरे लेक्चर में हमने इस थीम पर ऐसे को डिस्कस किया था। हर 1 घंटे में एक ऐसे डिस्कस करते हैं अपन, और उसके सारे डायमेंशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं जितना पॉसिबल होता है। रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग फ्रॉम एफर्ट टू लुक मैजिकल इन द मुंडेन। तो यहां तक हम पिछले 4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। आज एंटर करेंगे सेक्शन बी में, और सेक्शन बी के पहले लेक्चर को देखेंगे। गर्ल्स आर वेट डाउन बाय रेस्ट्रिक्शंस, बॉयज विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ। लड़कियों का क्या है, बंदिश है, और लड़के पे क्या है, अपेक्षा। लड़कों से अपेक्षा का बोझ है और लड़कियों पे बंदिशों का बोझ है, और दोनों ही क्या है, हानिकारक है। लड़कों से अपेक्षा करना हानिकारक है और लड़कियों को बंदिशें में थोपना, दोनों ही हानिकारक है। ऐसे की थीम ये है। आज शुरू करते हैं इस थीम को एक्सप्लोर करने की। उसने क्या कहा कि बॉयज से क्या करते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बॉयज से क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और गर्ल्स से क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को क्या कर रहे हैं, हम उनको दबा रहे हैं, बंदिशें लगा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो ये दोनों ही चीजें इक्वली हार्मफुल है। थीम ये कहना चाहती है कि बॉयज से ओवर एक्सपेक्टेशन लगाना और लड़कियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाना, ये दोनों ही बातें इक्वली हार्मफुल है। इक्वली हार्मफुल है, ये ऐसे की थीम है। अब ऐसे की थीम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये थीम किस टाइप की है, असर्टिव थीम है। अब असर्टिव थीम है तो साफ हो गया होगा। 4 लेक्चर अगर आपने पीछे देखे हैं तो इसमें क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। आपको एक थीसिस लिखनी पड़ेगी और एक एंटीथीसिस लिखनी पड़ेगी। तब हमारा ऐसे अच्छा ऐसे माना जाएगा, हम दोनों एस्पेक्ट को कवर करें। तो थीसिस में क्या लिखते हैं, थीसिस में लिखते हैं कि हाँ भाई, जिसने भी ये बात लिखी, कोट कर लिखा, उसको स्टेब्लिश करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे हो। एंटीथेसिस में बोलेंगे नहीं भाई आप सही नहीं कह रहे हो, इसका दूसरा वर्जन भी है। तो वहां आप अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्रेस कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम कहा ऐसे में शुरुआत कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन के कई तरीके हैं, मैंने हर लेक्चर में बताता हूं, यहां भी बताऊंगा कि आप कहां से शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग से शुरू कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन से क्या मतलब है, बॉयज पर एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है, इक्वली हार्मफुल होने से क्या मतलब है। इस तरह के क्वेश्चंस के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। स्टोरी कैसी होती है, रियल हो सकती है और इमेजिनरी हो सकती है। आप किसी रिपोर्ट या फैक्ट से शुरू कर सकते हैं, और आप किसी कोट से शुरू कर सकते हैं।
ये दोनों इस थीम में मुश्किल है, इसलिए अवॉइड कर दीजिए। क्वेश्चनिंग का बचता है, लेकिन आप इसे यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन की कोर डिमांड क्या होती है? आउटलाइनिंग ऑफ कोर एसेंस ऑफ थीम। अगर आपका इंट्रोडक्शन ऐसे में आपकी थीम के कोर एसेंस को आउटलाइन नहीं कर पाया तो आपका इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। और अगर आपके ऐसे में इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं है तो आपके नंबर 100% घट जाएंगे, 20 से 30 एक झटके में। मतलब जहां आपको 130 140 मिल सकते थे, अगर आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं है तो जस्ट आपको 110 105 की रेंज में आ जाओगे। 20 से 30 नंबर सीधे घटते हैं। जीएस में 20 से 30 नंबर हासिल करने के लिए आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आंसर। एक इंट्रोडक्शन 50 से 100 वर्ड का आपको लिखना होता है। 50 से 100 वर्ड अगर गलत चले गए तो आपका 20 से 30 नंबर का नुकसान हो जाएगा। और 20 से 30 नंबर का नुकसान जीएस में होने के लिए आपको कितने वर्ड में गलती करनी पड़ेगी? 250 गुणा 4 5 1200 वर्ड में आपको गलती करनी पड़ेगी, तब आपके 20-30 नंबर कटेंगे। तो ऐसे में छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है और छोटा सा सुधार बड़ा सुधार। तो बड़ा ध्यान रख के ऐसे के इंट्रोडक्शन को लिखना है। एक बात ध्यान में बिठा लेनी है, ध्यान में रखनी है कि भैया जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो ऐसा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जो थीम के कोर एसेंस को आउटलाइन कर दे। मतलब ये सिद्ध कर दे आपका इंट्रोडक्शन, ये सिद्ध कर दे कि बॉयज से एक्सपेक्टेशन और गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन इक्वली हार्मफुल है। बस अगर आपके इंट्रोडक्शन ने ये सिद्ध कर दिया तो आपका 20-30 नंबर बढ़ गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन ये बता देता है कि आपने थीम को अच्छी तरह से समझ लिया है। और इंट्रोडक्शन में अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एग्जामिनर समझ जाता है कि इस बच्चे को समझ नहीं आया कि ऐसे पूछ क्या रहा, समझ में यार। तो आपके नंबर बढ़ने की पॉसिबिलिटी कहां से शुरू हो जाती है? इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन बढ़िया लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए मैंने 4 तरीके बताए आपको: क्वेश्चनिंग, स्टोरी, रिपोर्ट, कोट। इन 4 में से 2 को तो मैंने खुद ही रिजेक्ट कर दिया। एक को मैं इसलिए नहीं चाह रहा हूं कि आउटलाइन कर पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्वेश्चनिंग के थ्रू आप एसेंस को आउटलाइन कर पाओगे, ये बहुत टाइम्स पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एनालिटिकल पावर सबकी समान नहीं होती। एनालिटिकल एबिलिटी हर आदमी की अलग होती है और हर आदमी उस लेवल तक एनालिसिस कर पाएगा क्वेश्चंस के थ्रू थीम का कि वो उसके कोर एसेंस को आउटलाइन कर दे। ये बहुत टाइम जरूरी नहीं होता है और बहुत पॉसिबल में नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि क्वेश्चनिंग के थ्रू जाने की बजाय आप स्टोरी बेस पे जाएं, जहां आप अपनी थीम के एसेंस को आउटलाइन कर दें। तो रियल लाइफ स्टोरी लेना ज्यादा बढ़िया रहता है। इसके भी मैंने पीछे रीजन बता रखे हैं आपको, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर देख सकते हैं। अब अपन को एक स्टोरी लेनी है जिसमें क्या हो, यह बात साबित हो जाए कि बॉयज से एक्सपेक्टेशन की और गर्ल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई और दोनों ने सोसाइटी में नुकसान किया। किसी भी एक सोसाइटी का उदाहरण ले लो, और अच्छा उदाहरण वो माना जाता है जिससे आदमी रिलेट कर सके, विजुअलाइज कर सके, समझ सके, देख सके। अब तुम इस एग्जाम्पल में नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल डाल दोगे तो एग्जामिनर जरूरी थोड़ी ना नॉर्थ कोरिया गया हो। एग्जामिनर भारत का है, पाकिस्तान को जान सकता है, बांग्लादेश को जान सकता है, श्रीलंका को जान सकता है। अब आप एग्जाम्पल दे रहे हो साउथ अफ्रीका के किसी पर्टिकुलर गांव का, तो फैमिलियरिटी विद एग्जाम्पल्स। तो ऐसे एग्जाम्पल चुनने हैं जिनकी फैमिलियरिटी एग्जामिनर से हो, मतलब एग्जामिनर उन चीजों से अवेयर हो, जानता हो, जानने की हम उम्मीद कर सके। अगर आप इंडियन सोसाइटी का एग्जाम्पल लोगे तो ये मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल माना जाएगा। पाकिस्तान का एग्जाम्पल उससे कम माना जाएगा, बांग्लादेश का उससे कम, वियतनाम का उससे कम और नॉर्थ कोरिया का उससे कम।
तो सबसे ज्यादा फेमिलियर एग्जांपल कहाँ का होगा? इंडियन सोसाइटी का। समझ में आ रही है? तो अब अपन को एक इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल चुनना है जहां हम ये सिद्ध कर सकें कि भारत में बॉयज से एक्सपेक्टेशन की गई और गर्ल्स पर रेस्ट्रिक्शन थोपी गई और दोनों ने ही नुकसान किया और इक्वली किया। तो इस बात को कुछ इस तरह थीम्स में हम समेट सकते हैं। भारत में, भारतीय समाज में, इंडियन समाज में बॉयज से एक्सपेक्टेशन की गई आउटडोर एक्टिविटीज। आउटडोर एक्टिविटीज की एक्सपेक्टेशन की गई और गर्ल्स पर इसी काम को करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी कि आप बाहर नहीं जा सकती, आप इतने बजे के अंदर बाहर नहीं रह सकती, इतना काम नहीं कर सकती, ये काम आपका नहीं है। ये कहां से आई? सेना में महिलाओं का इंक्लूजन 2014 के बाद शुरू हुआ है। 2014 से पहले सेना में महिलाएं क्यों नहीं थी? आउटडोर एक्टिविटी मानी जाती थी सेना, माना जाता था कि सेना मर्दों के लिए है ना। तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस जिनमें एक्सपेक्टेशन पुरुष से की गई, उसी में महिलाओं, गर्ल्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और इसका इंपैक्ट हुआ जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी भारत में दिखाई देती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, जेंडर बेस्ड क्राइम्स, चारों बातें अलग अलग है। अब आप यहां रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हो, यहां एक अलग रिपोर्ट यूज कर सकते हो, यहां एक अलग रिपोर्ट, यहां एक अलग रिपोर्ट है। अब आपके इस इंट्रोडक्शन ने पूरी कहानी कह दी कि भैया बॉयज से हमने ओवर एक्सपेक्टेशंस की और उन्हीं मामलों में गर्ल्स पर हमने रेस्ट्रिक्शन थोपी। यहां आउटडोर एक्टिविटीज में लिखना पड़ेगा, मिलिट्री हुई, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, पॉलिटिक्स हुई, हंटिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, ड्राइविंग हुई। वुमेन ड्राइवर कितनी मिलती है आपको? 1% मिलेंगी, है ना। रैपिडो में आप कभी ट्रैवल किए होगे, रैपिडो में, ओला उबेर में कितनी महिला ड्राइवर हैं उसमें। जोमेटो के डिलीवरी बॉयज आपने बहुत सुने होंगे, कितने फीमेल जोमेटो में डिलीवरी देती हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि महिलाओं पर इन्हीं कामों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। ये बातें लिखनी पड़ेंगी, इन्हीं कामों की रेस्ट्रिक्शन लगी। इसका परिणाम ये हुआ कि ये सब चीजें हमने देखी और इसका एविडेंस कहां देखेंगे? हम रिपोर्ट्स में देखेंगे। इसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट ले लो ना, और डिस्क्रिमिनेशन की रिपोर्ट आप किसी से भी ले सकते हो, एक्सप्लॉयटेशन की रिपोर्ट भी, क्राइम्स रिपोर्ट एनसीआरबी से ले लेना, जेंडर इनइक्वलिटी की रिपोर्ट आती ही है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, समझा पाया मैं अपनी बात? तो इंट्रोडक्शन ने ये बात पिक्चर क्लियर कर दी कि भाई ऐसे पूछ क्या रहा है और हम उसका उत्तर कैसे देने जाने वाले हैं। ये है इंट्रोडक्शन सही तरीके से लिखने का तरीका। कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, इसका एक बात ध्यान रखना, फॉर्मूला, एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि ऐसे के इंट्रोडक्शन से ऐसे की थीम का जो एसेंस है वो आउटलाइन हो जाए। कर पाया मैं? चलो, इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं बॉडी पर। किसी भी ऐसे की बॉडी में 2 पार्ट होंगे। अगर वो असर्टिव थीम है तो, क्योंकि थीम असर्टिव थी हमने पहले डिसाइड कर दिया, एक होगी थीसिस और दूसरा क्या होगी? एंटीथीसिस। ये हमने बहुत पहले बात कर लिया कि 60 से 70% तक आप इसको रख सकते हैं, 30 से 40% तक आप इसको रख सकते हैं, बाकी 10-15%, 10%, 10% इंट्रो और कंक्लूजन हो जाएगा, 80% आपका कवर हो जाता है। ठीक है, अब थीसिस की बात करते हैं।
कि जो बॉयज पर है वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस। अब डिफरेंट फील्ड में चलेंगे, बॉयज से एक्सपेक्टेशंस। तो पॉलिटिकल फील्ड में एक्सपेक्टेशन देखेंगे, सोशल फील्ड में एक्सपेक्टेशन देखेंगे, रिलीजियस फील्ड में एक्सपेक्टेशन देखेंगे, इकोनॉमिक फील्ड में एक्सपेक्टेशन देखेंगे, साइंटिफिक फील्ड में एक्सपेक्टेशन देखेंगे। डोमेस्टिक फील्ड में क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, सब में पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और डोमेस्टिक। अब बताएंगे यहां एग्जाम्पल्स के थ्रू, हर बात एक पैराग्राफ ले जाएगी लगभग। पॉलिटिकल फील्ड में बॉयज से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि लीडर बनेंगे, वक्ता, भाषण देने वाला वक्ता बनेंगे, है ना, रिफॉर्मर बनेंगे, है ना, करेजियस मैन बनेंगे, निडर बनेंगे, फियरलेस पॉलिटिक्स में। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस प्रोसेस से की जाती है किसमें, पॉलिटिक्स में। ऐसे ही सोशल में मूंछें रखेंगे, मुस्टैक्स, कपड़े अलग तरह के पहनेंगे, ड्रेसिंग पैटर्न मर्दों से अलग तरह का किया जाता है, बिहेवियर अलग तरह का एक्सपेक्टेशन किया जाएगा, है ना। ये सब चीजें बात है सोशल। रिलीजियस में अलग बात है कि मर्द कैसे पूजा करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, कितने करेगा, किन वेदों को पढ़ेगा, किन धर्मों ग्रंथों को पढ़ेगा, किन धर्म ग्रंथों की रचना करेगा। ये सब बातें पुरुष से इस डोमेन रिलीजियस फील्ड में एक्सपेक्टेशन की जाती है। जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, आपने कभी देखा है कि उनमें फीमेल कितना रोल प्ले करती हैं, उनके ओरिजिन में या उनके रिफॉर्म्स में या उनके इम्प्रूवमेंट में? बहुत रेयर केस है। हिंदू धर्म में कितनी इतनी महिलाएं हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को आधार दिया हो, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया हो? नहीं, एक आध दो रेयर केस में मिलती है। क्यों? क्योंकि उनपे वहां रेस्ट्रिक्शन थी। ये काम किसका दिया गया, किसका माना गया? बॉयज का, मेल का, जेंडर मेल का काम माना गया कि रिफॉर्म करना है, सोसाइटी को बड़ा करना है, ग्रंथ लिखने हैं, विचार करना है, विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, बुद्धिज्म। मतलब मेल से ये एक्सपेक्टेशन रिलीजियस डोमेन में भी हुई। इकोनॉमिक में वो प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब आप यहाँ जोमेटो प्रोडक्शन में कर्मचारियों का एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कर सकते हो। प्रोडक्शन में कौन सा प्रोडक्शन है, किस तरह की एक्टिविटी में कौन ज्यादा डोमिनेंट है। ड्राइविंग कम्युनिटी देखो आप, ज्यादातर 99% ड्राइविंग कम्युनिटी में कौन मिलेगा? मेल। खदानों में काम करने वाले ज्यादातर मेल। फीमेल वहां कोऑपरेटिव मतलब असिस्टेंट की तरह काम करती है वहां भी। लेबरी में मिस्त्री, आपको जितने भी राजमिस्त्री होते हैं, कोई राजमिस्त्री फीमेल देखिए आपने? मुझे बताना, ये नहीं होगी। राजमिस्त्री ज्यादातर उम्मीद कर, ये एक्सपेक्टेशन होती है मेल से कि राजमिस्त्री मेल होगा। तो ये सब इकोनॉमिक फील्ड है। ड्राइविंग हुआ, इकोनॉमिक हुआ, प्रोडक्शन का। मालिक, कितने मालिक हैं जो महिलाएं हैं? कितनी मालिक हैं? कितनी बड़े टाटा अंबानी, मुकेश अंबानी, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, एलन मस्क, ये सब क्या है? पुरुष ही तो हैं। और पुरुषों से उम्मीद करेगी कि तुम बड़े से बड़े एम्पायर क्रिएट करो, लेकिन वही महिला पर ये सब, जहां जहां हम ये लिखेंगे पुरुषों से एक्सपेक्टेशन की गई, ओनरशिप, एक्सपेंशन, पावर, एक्युमुलेशन, ये सब चीजें कहां से हुई? पुरुषों से एक्सपेक्टेशन हुई। इन्हीं चीजों में महिलाओं पर, वुमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। ये सिद्ध करेंगे हर जगह, हर बार पैरेलल चलेगा। पॉलिटिकल क्षेत्र में मेल से एक्सपेक्टेशन और फीमेल से रेस्ट्रिक्शन, फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन पैरेलली चलेगा। पहला एक पैराग्राफ लिखेंगे इसका कि पॉलिटिकल क्षेत्र में मेल्स से क्या एक्सपेक्टेशन होती है। उसके ठीक अगला लिखेंगे कि पॉलिटिकल फील्ड में फीमेल पर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, वो किसे वोट देगी, किसे वोट नहीं देगी, कौन डिसाइड करता है? पिताजी, दादाजी, है ना। चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कौन डिसाइड करता है? पिताजी, दादाजी। चुनाव लड़ेगी, चुनाव लड़ने के बाद जीत गई तो रूल कौन करेगा? यहां वो एग्जांपल आ जाएगा, पति, सरपंच पति। तो पॉलिटिकल फील्ड में लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। एक बार ये पैराग्राफ लगेंगे, उसका ठीक अगला पैराग्राफ रेस्ट्रिक्शंस का वुमेन पे लगाएंगे। ठीक है,
ये लगा दिया, उसके बाद ठीक बाद, मतलब बहुत सिक्वेंशियल चलना है। पहले हमको पॉलिटिकल फील्ड चुना हमने, पॉलिटिकल फील्ड में वॉइस से एक्सपेक्टेशन चुन ली, ये पैराग्राफ लिख दिया। इसके ठीक बाद का जो पैराग्राफ होगा पॉलिटिकल फील्ड में ही वुमेन गर्ल्स पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई वो, और फिर इनका कॉन्सिक्वेंस, दो हार्म जो आया। फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल फील्ड में जो दिक्कतें हैं वो इसी वजह से हैं, क्योंकि मेल से एक्सपेक्टेशन की गई और फीमेल से रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। पॉलिटिकल डोमेन में जो हार्म्स हैं इस वजह से वो ये रहे। ये 3 से 4 पैराग्राफ का एक डोमेन हो गया। ये किसका हिस्सा है? ये है कोहेरेंस। आप अपनी बात को कोहेरेंस तरीके से कह रहे हो, कोहेरेंट तरीके से कह रहे हो कि आपने पॉलिटिकल फील्ड में वॉइस से एक्सपेक्टेशन दिखाई, फिर फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन दिखाई, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस दिखाई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस दिखा दिया। ऐसे ही आगे चलते हैं, हर फील्ड को ऐसे ही कर लेंगे। हमने पॉलिटिकल बात कर ली, पॉलिटिकल बात करी, अब इकोनॉमिक बात कर लेंगे ऐसे ही। इकोनॉमिक फील्ड में मेल्स से वॉइस से क्या क्या एक्सपेक्टेशन हुई कि वो प्रोडक्शन ज्यादा करे, ओनरशिप ज्यादा करे, एक्यूमुलेशन ज्यादा करे, एक्सपेंशन ज्यादा करे। ये मेल से एक्सपेक्टेशन की गई। जब ये चीजें मेल से एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं, एक पैराग्राफ लिखा गया, जस्ट इसके बाद लिखेंगे कि फीमेल पर इसी फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में क्या लगा दी? रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। यहां आप रिपोर्ट्स का यूज कर सकते हो। किस किस तरह की रिपोर्ट लगाई? प्रोडक्शन में ज्यादातर आप देख सकते हो कि महिलाएं कर्मचारी बहुत कम होती हैं। यहाँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप कोट कर सकते हो। ओनरशिप में आप देख सकते हो, ओनरशिप बता सकते हो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में ओनरशिप महिलाओं की कितनी है। यहाँ फिर एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन, एक्सपेंशन में आप बात कर सकते हो कि जितनी, मतलब है ही नहीं तो एक्सपेंशन क्या करेंगे। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट गैप भी बात कर सकते हो। जो भी चीजें हैं सारी बातें यहाँ आप बता दोगे। फिर इसका तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ कौन सा होगा? कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब कॉन्सिक्वेंसेस मतलब हार्म्स इसके, और इसके हार्म्स को फिर रिपोर्ट्स के माध्यम से आप सिद्ध कर दोगे कि भाई ये हार्म्स हैं इकोनॉमिक फील्ड में बॉयज से एक्सपेक्टेशन के और महिलाओं पर रेस्ट्रिक्शन के, ये हार्म्स है। वही बात क्लियर? ऐसे ही इकोनॉमिक हो गया रिलीजियस। रिलीजियस फील्ड में हम सिद्ध करेंगे कि वॉइस से क्या क्या एक्सपेक्टेशन किया गया कि धर्म ग्रंथ लिखेगा, मतलब रिलीजियस टेक्स्ट लिखेगा, रिलीजियस टेक्स्ट को प्रमोशन करेगा, है ना, रिलीजियस रिचुअल्स को पालन करेगा। यज्ञ वज्ञ करवाना किसका काम था? मेलों का काम था, मेल्स का काम है। मेल्स ही यज्ञ में यजमान बनते। कभी किसी यज्ञ में विमेन को यजमान नहीं बनाया गया। मंत्रोच्चार करने वाले भी पंडित थे, रिचुअल फॉलो करने वाला भी मेल है, और जिसके लिए रिचुअल किया जा रहा है वो भी मेल है। तो ज्यादातर केस में रिचुअल्स दोनों लेवल पे कौन है? चाहे वो पंडित हो या फिर यजमान हो, दोनों कौन है? मेल है। टेक्स्ट लिखने वाले कितने ही आप एग्जाम्पल बता पाओगे जहां फीमेल ने कोई अच्छा रिचुअल टेक्स्ट लिखा हो, ग्रंथ मतलब रिलीजियस टेक्स्ट लिखा हो? बहुत रेयर केस है। गीता भी किसी पुरुष की कहानी है, रामचरितमानस भी किसी पुरुष की कहानी है, महाभारत भी किसी पुरुष ने लिखा है, मनुस्मृति भी किसी पुरुष ने लिखी है, भरत कथा भी किसी पुरुष ने लिखी है, वेद भी पुरुषों ने लिखे हैं। जब सारे काम पुरुषों ने ही करे हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए पुरुषों के ही पक्ष में रहे होंगे, फीमेल के पक्ष में नहीं रहे हो। तो मेल्स से ये एक्सपेक्टेशन करी गई होगी ना। अब ये एक्सपेक्टेशन थी मेल से, और इसी रिलीजियस फील्ड में वुमेन्स पर क्या लगा दी गई? वुमेन्स पर क्या लगा दी गई? रेस्ट्रिक्शंस। अब आप बता सकते हो कि हर मामले में कितनी महिलाएं पुजारी होती हैं मंदिरों? होती है क्या? नहीं होती। कितनी महिलाओं ने टेक्स्ट लिखा? नहीं लिख सकती। रिलीजियस पढ़ने का रिचुअल, जो रिलीजियस टेक्स्ट है उन्हें पढ़ने तक का अधिकार हमने महिलाओं को बहुत सालों तक नहीं दिया। मतलब महिलाओं को पढ़ने का अधिकार भी अभी 100-200 साल पहले मिला है, शुरू से नहीं था। अगर था, आप कहोगे कि वो अलोपी थी उस जमाने में,
संघमित्रा, अरे भैया वो एलिट क्लास की एक दो महिलाएं, और अपवाद कभी नियम नहीं होते, अपवाद अपवाद रहते हैं, एक्सेप्शंस कांट बिकम नॉर्म्स, अपवाद रूल नहीं बन सकते। तो अलोपा या संघमित्रा जो भी रही होंगी वो रिलीजियस रही, एक दो बार एक दो औरत रही, एलिट क्लास की रही होंगी, इसलिए उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को पार पाके काम कर लिया होगा। पुजारी नहीं होती हैं, वो यजमान नहीं हो सकती हैं, पंडित भी नहीं हो सकती हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। अरे बहुत अच्छा एग्जांपल है सबरीमाला जैसे मंदिरों में उनकी एंट्री तक पे लिमिट लगा दी गई है ना, बहुत से मंदिरों में केवल पुरुष जा सकते थे, एग्जांपल था सबरीमाला मंदिर। इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस, बहुत से धर्मों में महिलाओं को पर्टिकुलर टाइप से रिचुअल जो कर्मकांड होते हैं उनको फॉलो करने की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद में महिलाएं जाके नमाज नहीं पढ़ती हैं, तो कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं तो महिलाओं की रिलीजियस एक्टिविटीज पर वेरियस लिमिटेशंस लगाई गई। अब उससे फिर आपको दिखाना है हार्म, कि इस ड्युअलिटी से क्या हार्म हुए। रिलीजन में आई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात, जेंडर एक्सप्लॉयटेशन की बात, मतलब रिलीजन ने ही क्रिएट करी। जितने भी धर्मों में जितनी भी तरह की बातें जो वुमेन के अगेंस्ट हैं वो क्यों आई, क्योंकि वो रिलीजन में उन बातों का पालन होता था। ये वाली बात, मतलब बॉयज से एक्सपेक्टेशन और वुमेन से रेस्ट्रिक्शंस। हमने रिलीजियस कर लिया, पॉलिटिकल कर लिया, इकोनॉमिक कर लिया, अब करते हैं सोशल। सोशल फील्ड में बॉयज से क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती है भैया ना, सोसाइटी को लीड करो, करेज दिखाओ, है ना, निडर रहो, करेज दिखाओ, करेज दिखाओ, कमाओ, लाइवलीहुड लेके आओ, सेफ्टी दो घर को, परिवार को, सेफ्टी प्रोवाइडर बनेगा ये, है ना। इस तरह की बातें मेल से एक्सपेक्टेशन करेगी सोसाइटी में, और फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशन करेगा सोसाइटी में ही, सोशल सेक्टर में फीमेल से क्या एक्सपेक्टेशन किया गया, उन पे लगा दी गई रेस्ट्रिक्शन, आप घर के अंदर रहो, सबके बाद खाना खाओ, केयरिंग पे ध्यान दो, टॉलरेंस रहो, टॉलरेंट ज्यादा करो, पर्दे में रहो, इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस वुमेन पे लगा दी। इस वजह से जो भी हार्म आए वो देखो आप, सोसाइटी में लिटरेसी रेट, फीमेंटिसाइड, सोशल जितने भी इश्यूज हैं आप यहाँ काउंट कर सकते हैं, 4-5 1-2 पैराग्राफ। चौथा सेक्शन कंप्लीट। सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस साइंस। साइंस फील्ड में मेल से एक्सपेक्टेशन किया गया, मेल से क्या एक्सपेक्टेशन किया गया कि वो रिसर्च करेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा, वो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, पढ़ने की ज़्यादा आज़ादी उसे दी गई कि तुम ज़्यादा पढ़ो, मेल है, तो इस तरह की उसको फ्रीडम मतलब एक्सपेक्टेशन करी गई। वुमेन पर विमेन पर लगाई गई रेस्ट्रिक्शन कि आप रिसर्च में शामिल नहीं हो सकती। कितनी वुमेन है दुनिया भर में जो रिसर्च में शामिल है, बहुत कम है ना। एक्सप्लोरेटरी मिशन पर वुमेन को कम भेजा जाता है, तो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। इन रेस्ट्रिक्शंस का आप फिर बताओगे हार्म क्या है, तो साइंस के फील्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सप्लोटेशन है या इनइक्वलिटी है, वो आप यहाँ रिफ्लेक्ट कर दें। डोमेस्टिक लेवल पे क्या क्या है होता है, तो वुमेन से मेल से एक्सपेक्टेशन की गई कि आप वुमेन में पिता का रोल निभाओगे, फादर के रोल पे आपको सेफ्टी देनी है, सिक्योरिटी देनी है, लाइवलीहुड देना है, लीडर बनना है ना, चीजों को मैनेज करना है, सारी बातें सोसाइटी में एक्सपेक्ट की गई फादर से। वुमेन पे उसी घर में डोमेस्टिक में लेवल पर ही वुमेन पे लगा दी गई रेस्ट्रिक्शंस, आप पर्दे में रहोगी, आप खाना सबके बाद खाओगी, आपको नभ के झुक के रहना होगा, ये सब बातें रेस्ट्रिक्शन लगा दी। इसी वजह से आपको हार्म देखने पड़ेंगे, मैरिटल रेप हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं विद इन फैमिली वो हुआ, तो सारी चीजें आप लिख सकते हैं।
समझ में आई? तो हम लिख दिए, हमने थीसिस वाले पार्ट को कवर कर लिया। 5 हमने डोमेन, 6 डोमेन हमने एक्सप्लोर किए। हर एक डोमेन में हम 3 से 4 पैराग्राफ लिख सकते हैं आराम से। तो अपने पास 6 चौक 24-25 पैराग्राफ हो गए। हर पैराग्राफ में एक पेज में 3 से 4 पैराग्राफ यूज करते हैं, 3 या 4 हाईएस्ट। 4 पैराग्राफ हमने 24-25 पैराग्राफ लिख रहे, 6-7 पैराग्राफ हम लिख चुके हैं। हमारे पास एक पेज का कंक्लूजन बचता है, 3 से 4 पेज का हमारे पास एंटीथेसिस बचता है। एंटीथेसिस क्या कहता है कि भाई हमने पहले सेक्शन में ऐसे के ये सिद्ध किया कि जो मेल से एक्सपेक्टेशन है और फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन है वो इक्वली हार्मफुल है। तो अब समझते हैं कि क्या सोसाइटी में मेल से ही एक्सपेक्टेशन है, क्या फीमेल से एक्सपेक्टेशन नहीं है? फीमेल पर एक्सपेक्टेशन नहीं, फीमेल से जो फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन है वही तो उनसे एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो हम एक्सपेक्टेशन को ही रेस्ट्रिक्शन का नाम दे रहे हैं। फीमेल पर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगाएं कि वो घर के बाहर नहीं जा सकती, या हम ये उससे उम्मीद करें कि वो घर के अंदर रहे, बात तो एक ही है। तो कब हम एक्सपेक्टेशन कहेंगे और कब वो एक्सपेक्टेशन रेस्ट्रिक्शन बदल जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा? पहला सवाल, हमने मेल से एक्सपेक्ट किया कि वो कमा के लाएगा, तो कमा के लाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो उस पर रेस्ट्रिक्शन के तौर पे भी तो काम कर सकती है कि भैया कमाना तुझी को है, घर में चूल्हा तेरी वजह से ही जमेगा, ये रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर। वो घर में नहीं बैठ सकता, उसे कुछ कमा के लाना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेशन और रेस्ट्रिक्शन ये कोई एक्सप्लिसिट टर्म नहीं है, ये एक्सचेंजेबल टर्म्स हैं। ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप कब एक्सपेक्टेशन बोल रहे हो और कब रेस्ट्रिक्शंस बोल रहे हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या मेल से ही एक्सपेक्टेशन होती है? फीमेल से भी तो एक्सपेक्टेशन होती है। क्या फीमेल पर ही रेस्ट्रिक्शन होती है? भैया मेल पर भी तो रेस्ट्रिक्शन होती है। ये दूसरी बात। थीम ये कह रही है कि मेल पर एक्सपेक्टेशन और फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन हार्मफुल है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि केवल मेल पर ही एक्सपेक्टेशन नहीं होता, मेनी टाइम्स फीमेल पर भी एक्सपेक्टेशन होता है। ऐसे ही केवल फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, मेल पर भी बहुत से रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। मेल पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते आप, अपना धर्म नहीं बदल सकते आप, अपनी कास्ट नहीं बदल सकते आप। ये क्या है? मेल पर भी तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेल भी उतना आजाद नहीं है जितना हमें लग रहा है या सोचते हैं। क्या हर मेल गे बनने के लिए फ्री है? नहीं है। है तो मेल। कितने मेल हैं जिनकी कमेंट जिनको सोसाइटी से नहीं सुनना पड़ेगा अगर वो गे है तो, उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। तो रेस्ट्रिक्शन तो मेल पर भी उतनी ही है जितनी फीमेल पर है। बस फर्क इस बात का है कि मेल पर रेस्ट्रिक्शंस का असर उतना नहीं हो पाया जितना फीमेल पर हुआ। ठीक है। जंगल में विचरने वाले जीव को रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि इस जंगल के बाहर नहीं जाना है, तो इसकी रेस्ट्रिक्शन लिमिटेड है। लेकिन एक गुफा के अंदर रहने वाली शेरनी पर लिमिटेशन लगा दी कि तुम्हें घुमा के बाहर नहीं जाना है। तो रह तो दोनों में रेस्ट्रिक्शन ही, लेकिन एक की रेस्ट्रिक्शन उसे बहुत फ्रीडम दे रही है और दूसरे की रेस्ट्रिक्शन उसे बहुत कम स्पेस दे रही है। तो ये तो स्कोप की बात है, सर्कमस्टेंस की बात है कि कब कोई रेस्ट्रिक्शन ज्यादा घातक साबित होती है और कब कौन सी रेस्ट्रिक्शन कम घातक साबित होती है। समझ में आ रही बात? तो दूसरा पैराग्राफ अपन यहां बात करेंगे कि भैया एक्सपेक्टेशन केवल फीमेल से नहीं होती, मेल से भी होती है। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन केवल फीमेल पर नहीं होती, मेल पर भी होती है। तीसरी बात ये बोलेंगे कि आपका कहना है, थीम का कहना है कि मेल पर लगी एक्सपेक्टेशन और फीमेल पर लगी रेस्ट्रिक्शन हार्मफुल होती है। यही तो कहना चाह रहा है वो। अब लेके आएंगे अपन क्या? फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव।
सोशियोलॉजी इसीलिए पढ़ाता हूं। सोशियोलॉजी मैंने क्या सिद्ध किया था कि फंक्शनलिज्म सोशल ऑर्डर पे बात करता है। अगर मेल से एक्सपेक्टेशन ना हो और जेन गर्ल्स पे रेस्ट्रिक्शन ना हो तो सोसाइटी में ऑर्डर नहीं आएगा भाई, है ना। अगर मेल से एक्सपेक्टेशन ना हो कि वो बाहर जाएगा कमा के लाएगा, ये नॉर्म ही तो है, एक्सपेक्टेशन एक नॉर्म का रूप ले लेता है। ऐसे ही फीमेल पर जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी नॉर्म है कि घर में रहेगी, केयर करेगी। तो जब सबके लिए नॉर्म बन गए, एक के लिए नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में है, दूसरे के लिए नॉर्म्स रेस्ट्रिक्शन के फॉर्म में है, तो ये है तो सोशल नॉर्म्स ही, इनका फॉर्म ही तो अलग है तो ये नॉर्म। और सोशल नॉर्म क्या है? टूल ऑफ सोशल ऑर्डर। तो भैया जिसे तुम हानि बोल रहे हो वो तो सोशल ऑर्डर का सोर्स है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना होती और एक्सपेक्टेशन ना होती तो सोसाइटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। समझ रहे हो? फीमेल फीमेल का काम कर रही है, मेल मेल का काम कर रहा है, इसीलिए तो सोसाइटी है। अगर हर वुमेन ये बोलने लगे कि मैं कमाऊंगी, मैं आजाद, मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, तो क्या सोसाइटी में नए मेंबर ऐड होंगे? नहीं होंगे। अगर हर वुमेन ये बोले कि मैं कमाऊंगी तो बच्चों का सोशलाइजेशन ठीक से होगा? नहीं होगा। और बच्चे का सोशलाइजेशन ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा? सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा। तो फैमिली में प्रोडक्शन जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है? सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन के लिए एक आदमी को तो घर में रहना होगा। ये बात अलग है कि हम पहले से ये डिसाइड कर देते कि मेल घर में रह के बच्चे को पालेगा, तो वो भी एक तरह का सेट ऑफ नॉर्म होता। बदकिस्मती ये रही कि केवल फीमेल को घर में अंदर कैद कर दिया गया, लेकिन उद्देश्य तो सोशल ऑर्डर है। तो सोशल ऑर्डर तो आएगा तभी जब ये एक्सपेक्टेशन रेस्ट्रिक्शंस होंगे। जिस दिन ये रेस्ट्रिक्शन हट गई, वुमेन बाहर जाने लगी सारी, तो सोशलाइजेशन तो डिफीट हो जाएगा। और जिस दिन सोशलाइजेशन डिफीट होगा सोसाइटी ही नहीं बचेगी भाई। तो आप किस हार्म की बात कर रहे हो? इसे बोलते हैं तर्क, तार्किकता, एनालिसिस। आप पहले हाफ में क्या कह रहे थे कि हाँ हार्म हो रहा है, हार्म हो रहा है, हार्म हो रहा है। अब बताया आपने कि हार्मफुल हार्म है ही नहीं। फंक्शनलिज्म के पर्सपेक्टिव आपको नॉलेज होगी, आपका एक्सप्लेनेशन तरीका होगा, एग्जाम्पल होंगे, आप अपनी बात को कह पाओ। ठीक है। अब चौथी बात, मान लिया मेल पर एक्सपेक्टेशन और फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन से हार्म होते, तो एनालिसिस क्यों होते हैं, वाई। यहां एक दो पैराग्राफ लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि मेल पर एक्सपेक्टेशन और फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो हार्म होता है? तो हम कॉजेस की एक्सप्लेनेशन करें। अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है ना, स्किल कम हो जाते हैं, पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, 5-6 बातें लिखेंगे। और ये सब जब होता है तो समाज में इनइक्वालिटी होती है और समाज बट जाता है, विभाजित हो जाता है, टूटता है, खराब होता है। ऐसी बातें अपन यहां लिखते हैं। 5वीं बात, हमने कॉज समझे तो क्या सॉल्यूशन क्या है, वे आउट क्या है। सॉल्यूशन क्या है आप बताएंगे कि मेल और फीमेल पर जो रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशन है वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब चाहे मेल से एक्सपेक्टेशन करो या फीमेल पर रेस्ट्रिक्शन, तो ये दोनों बातें दोनों पे लागू होनी चाहिए। मेल को भी उतना ही केयरिंग होना चाहिए जितना प्रोडक्शन होता है, और फीमेल को भी उतनी ही प्रोडक्टिव होना चाहिए जितना केयरिंग होती है। तो जो रेस्ट्रिक्शंस और एक्सपेक्टेशन है वो जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। ये एक सॉल्यूशन है। मतलब एक्सपेक्टेशन एंड रेस्ट्रिक्शन क्या हो, जेंडर न्यूट्रल हो। दूसरा, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको। तीसरा, इक्वल प्रोटेक्शन हो। चौथा, इक्वल रिसोर्सेस हो।
इक्वल एजुकेशन हो, इक्वल स्टेटस हो, ऐसी बातें होंगी तब वुमेन खुद डिसाइड करेगी कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए और कौन सी रेस्ट्रिक्शन वो बर्दाश्त करेगी। इस तरह अपन सॉल्यूशन बता दें। यहां तक आते आते हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ चुके हैं और अब कर देंगे कंक्लूजन। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ प्रोग्रेसिव कंक्लूजन लिखना। बैलेंस्ड अप्रोच का मतलब आपकी थीसिस वाला पार्ट भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एंटीथीसिस वाला पार्ट भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मतलब एक इगलिटेरियन इक्वलिटी ओरिएंटेड फीमेल सोसाइटी बनाने की हम बात करें, ऐसा कंक्लूजन अपन को लिखना है। कैसा? बैलेंस्ड हो और क्या हो? प्रोग्रेसिव हो। बैलेंस्ड और प्रोग्रेसिव कंक्लूजन हो। बैलेंस्ड में थीसिस और एंटीथीसिस दोनों का निचोड़ हो और ये प्रोग्रेसिव हो, मतलब सजेस्टिव हो कि इगलिटेरियन सोसाइटी हम कैसे बनाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए सजेशंस आपका देता हुआ कंक्लूजन होना चाहिए। इस तरह आप अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ऐसे।